हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि धातुओं का जो निष्कारण है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये कंपाउंड्स बनाए जाते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में कोरोजन भी संक्षारण जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया थोड़े और एक्सपांशन के साथ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सपांडेड ही पढ़ा था, एक बार और रिपीट हो जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? तो सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है, आयंस से बना हुआ कंपाउंड, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी अगर डेफिनेशन में बोलना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से किए जाने वाला सिंपली क्या बोल सकते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनाए जाने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? आयनिक कंपाउंड। या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, इसी टाइप का जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर इससे कोई बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड और उसी को हम उस कंपाउंड को बोला जाएगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एक इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। आयनिक कंपाउंड का जो सबसे बेस्ट और वेल नोन एग्जांपल है वो है NaCl। ठीक है, NaCl इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों है ऐसा मैं बताता हूं। सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरीके से इसके बीच में बॉन्ड बनता है, आयंस किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक दूसरे को देते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए Na एटॉमिक नंबर 11 और Cl 17। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए Cl का एटॉमिक नंबर 17 और इसका 11 बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। बीच में न्यूक्लियस, उसके बाद जो अगली शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। पता होगा सबको 2 8 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 के बाद अगली शेल में जैसा ही मैंने बोला है कि अगली शेल में कितने होंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए। अब देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। इसको कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितने हो गए? 10 होने कितने चाहिए? 11। तो अब मैं अगली शेल एक बनाता हूँ क्योंकि इसमें 8 ही आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, इसलिए अगली शेल है जिसमें कितने दे दिए मैंने? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया। क्लियर है इतना? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दे दिया। वही सेकंड में देखता हूँ ये किसका है? Na का है, सोडियम का। क्लोरीन का अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। उसके आसपास जो शेल है के शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगली शेल में कितने होने चाहिए? 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कितने? 17 कितने बचे हुए? 7 और बचे हुए। तो अगली शेल बनाई हमने क्योंकि इसमें 8 ही आ सकते हैं और अगली वाले में भी 8 ही आ सकते हैं। यहाँ पर बनाते हैं कितने चाहिए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ Na है और यहाँ पर मैंने दे दिया Cl मतलब क्लोरीन। देखो ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 11 है। जो बाहरी सेल है, हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी कंपाउंड स्टेबल तब होगा जब उसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली सेल है अगर वो कंप्लीट होगी तो हम उसको क्या मानेंगे? स्टेबल कंपाउंड मानेंगे। और हमेशा आइडेंटिटी भी यही है कि क्या होना चाहिए? बाहर वाली सेल, आउटर मोस्ट सेल जो है वो उसकी कंप्लीट होना चाहिए। आउटर मोस्ट सेल में अगर हम देखते हैं तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होने कितने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। है कितना? एक ही है। इसमें देखते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 7 है। अब इस बारे में अगर मैं देखूं, अगर मुझे आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से उधार लेने पड़ेंगे। अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूं, एक तो तरीका हो गया कि 7 इलेक्ट्रॉन्स मैं लूंगा जिसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दूंगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और ये कंप्लीट है क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ज्यादा इजी कौन सा रहेगा? देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं किसी से लूंगा तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं तो उसमें एनर्जी कम वेस्ट होगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता हूं। तो इसने क्या किया, एक वैकेंसी निकाली जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देना है। अब कोई ऐसा कंपाउंड या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम क्लोरीन के पास जाते हैं। क्लोरीन के पास ये वाली सेल कंप्लीट है, ये वाली भी सेल कंप्लीट है, लेकिन बाहर वाली सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। या तो ये क्या करें, सातों इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, या फिर ये क्या कर सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और अपने बॉन्ड को, अपनी बाहर वाली शेल को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर Na क्या है, दे ही रहा है एक इलेक्ट्रॉन, उसे क्या चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। आया समझ में? अब ध्यान से देखो, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस साइन उसने दे दिया किसी को, इसलिए इसके ऊपर कौन सा आ गया, प्लस साइन। Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया मतलब माइनस साइन उसने एक्सेप्ट किया है, माइनस साइन उसने लिया है तो उसमें क्या चार्ज आ गया, माइनस साइन। अब ध्यान से देखो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na प्लस Cl माइनस H2NaCl। आया समझ में? NaCl अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ, आपको सबको पहले से ही पता है कंपाउंड क्या होता है, दो एलिमेंट्स को जब हम एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब फिक्स्ड रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, उसे यौगिक बोला जाता है। ठीक है, दो तत्वों को अगर हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यहाँ पर Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से ही बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, और उसी कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक यौगिक। आई होप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार वापस से इसे देख लेना, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला हम पढ़ने वाले हैं आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। आयनिक कंपाउंड के हम कुछ फिजिकल वो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से आपको याद आ ही रहा होगा, मेटल की हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फिजिकल स्टेट थी। वैसे ही हम जब आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की या नॉन मेटल की, वो क्या है एक्चुअल में, ये पता करने के लिए हमें इनकी क्या पढ़नी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम फिजिकल स्टेट को बोलते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट जो होती है सारे आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है, सॉलिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बने हुए कंपाउंड है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है और उससे बना हुआ कोई कंपाउंड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, हमेशा सॉलिड होगी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो मेल्टिंग को बोला जाता है, 2 मिनट मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तो वो काफी ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनकी जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं हमेशा। अगर ठोस अवस्था में ये पाए जाते हैं तो इनको जब हम मेल्ट करेंगे, इनको जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर काफी ज्यादा मात्रा में मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इनके हर एक कंपाउंड के पास जो स्पेस होती है, जगह होती है, वो कुछ भी नहीं होती। अगर स्पेस नहीं है तो हर सबको क्या चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि वो फ्री स्टेट में जा पाए। तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों, क्योंकि सॉलिड को अगर हमें मेल्ट करना है या फिर
की बात करता हूँ तो उसका जो ये टेम्परेचर पॉइंट होता है वो हमेशा ज्यादा जाता है। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए आप लेना चाहें तो हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि NaCl हमने जो पढ़ा था, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1074 और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 1686। ठीक है, ये टेम्परेचर है, डिग्री केल्विन की हम बात कर रहे हैं, केल्विन में दिया हुआ इतना टेम्परेचर है, तो आप समझ सकते हैं 1074 केल्विन क्या जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 1686 जाता है। वही अगर मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का तो इससे भी काफी ज्यादा है, वो क्या दिया हुआ है 2850 केल्विन क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 3120 केल्विन क्या जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है। आया समझ में? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम डिसॉल्विंग की बात करते हैं, घुलनशीलता की अगर हम बात करते हैं तो घुलनशीलता में आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सब पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, लेकिन जो अदर कंपाउंड्स होते हैं, अदर लिक्विड्स जो होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, इनमें डिसॉल्व नहीं होते। इनमें अगर होंगे भी तो पार्शियली डिसॉल्व होंगे, इनमें डिसॉल्यूशन उनका क्या होता है काफी कम होता है, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की हमने बात करी, घुलनशीलता की बात करी कि ये पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन अदर जो लिक्विड्स है जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, इन सब लिक्विड्स में ये सब क्या होते हैं, नहीं घुलनशील नहीं होते हैं। अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी धातु, कोई अगर धातु सराउंडिंग वातावरण में जो उपस्थित है, एयर और मॉइस्चर मतलब हवा और नमी, इनके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो अपनी सतह पर एक लेयर बना लेते, सॉरी अपनी जो ऊपर की सरफेस होती है उस पर एक सतह बना लेते हैं, उस सतह को क्या बोला जाता है, कोरोजन। ठीक है, अगर मैं किसी मेटल की बात करता हूँ, कोई मेटल है, ठीक है, अगर वो एयर और मॉइस्चर के साथ, वायु और नमी के साथ रिएक्शन करेगा, नमी बेसिकली होती क्या है, नमी क्या है, पानी तो है, ठीक है, तो एयर और वाटर के साथ वायु प्लस पानी भी बोल सकते हैं और नमी भी बोल सकते हैं, जब इनके साथ वो रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा तो अपनी सतह पर एक और सतह का निर्माण करेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, कोरोजन संक्षारण बोलेंगे। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। अब ये जो सतह होती है इसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है, कुछ कत्थई कलर का इसका कत्थई कलर होता है इसका कुछ। ठीक है, अब इसके कुछ जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो एक बार मैं इसका ब्रीफ दे देता हूँ। ठीक है, अगर हमें बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, तो जितना ज्यादा एयर और मॉइस्चर होगा, जितना ज्यादा वायु और पानी होगा, हवा और पानी जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी कोरोजन होगा, उतना जल्दी धातु का संक्षारण होगा। ठीक है, एक बार अगर कभी धातु का संक्षारण हो जाता है तो उसे पूरे तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता, पूरे तरीके से हटाया नहीं जा सकता। थर्ड अगर हम पॉइंट देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो जितना ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्शन करना सिंपली हम बोल सकते हैं धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उतनी जल्दी वो अभिक्रिया करेगी। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि धातु में जितनी ज्यादा अशुद्धताएं होंगी वो उतनी जल्दी अभिक्रिया करेगी वायु से और पानी से, हवा और पानी से उतनी ही जल्दी रिएक्शन करेगी जितनी ज्यादा उसमें इंप्योरिटीज होंगी। आपने देखा होगा कि सोने में कभी भी जंग नहीं लगता, उसका रीजन क्या है, सोना एकदम प्योर होता है, उसमें कोई भी अशुद्धताएं नहीं होती। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अदर मेटल्स की, जैसे कि लोहा हो गया जिससे हमारी गाड़ियां बनती हैं, तो अदर टाइप के, इस टाइप के मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी अशुद्धताएं होती हैं जिसकी वजह से उनका संक्षारण जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगर प्योर मेटल होगा, शुद्ध धातु होगी तो उसका संक्षारण काफी देरी से या फिर नहीं होगा, और अगर अशुद्धता वाली धातु है तो उसका संक्षारण बहुत जल्दी होगा उसका। अगर संक्षारण को हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमें मेटल और धातु और हवा पानी के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो हम पेंट करके कर सकते हैं। अगर हम किसी धातु की खुदाई कर देते हैं, पेंट की एक लेयर उस पर चढ़ा देते हैं तो उसका संक्षारण इतनी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है यशद लेपन, यशद लेपन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है,
तो गैल्वेनाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपकी एक धातु है, मान लो लोहा है Fe, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है Fe। अगर इस लोहे को मुझे संक्षारण से बचाना है तो मैं इसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दूंगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यशस्लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। कि आपको अगर किसी मेटल को बचाना है तो आपके ऊपर आप उसके ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा दो, जिंक की सतह चढ़ा दो, उसी को बोला जाता है यशस्लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। अगर जिंक की हमने लेयर चढ़ा दी तो उससे होगा क्या, तो जिंक की लेयर चढ़ाने के बाद अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक एक ऐसी धातु है जो कि जल्दी अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। जिंक जो है वो कम रिएक्टिव मेटल है, तो अगर एयर और वाटर उसके संपर्क में आते भी हैं तो उससे कोई अभिक्रिया इतनी जल्दी नहीं करेगा। अगर थोड़ी बहुत करता भी है, संक्षारण उसका होता भी है, तो जिंक का होगा और हमारा जो धातु है, हमारी जो धातु है वो बच जाएगी संक्षारण से, ठीक है। इसके बाद यही है लास्ट पॉइंट है कि मिश्रातु हम बना सकते हैं। मिश्रातु जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एलॉय, ठीक है। एलॉय की डेफिनेशन याद रखना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज नोन एज एलॉय, ठीक है। दो या दो से ज्यादा धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, मिश्रातु बोला जाता है, मिश्रातु या फिर एलॉय। तो एलॉय मेटल हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि स्टील की बात करते हैं, स्टील में कभी भी स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत सारी अलग-अलग मेटल्स से मिलकर बनी हुई है। तो हम कुछ ऐसा कंपोजिशन लेते हैं, कुछ ऐसा प्रतिशत लेते हैं अलग-अलग मेटल्स का, जिससे कि उस पर कोई जंग ना लगे। तो मेकिंग एलॉय मिश्रातु बनाकर भी हम अपने मेटल को बचा सकते हैं जंग लगने से या फिर संक्षारण से, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद कोई भी टॉपिक ऐसे बचा हुआ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बच गया तो आप मुझे सेंड कर देना, तो अगले वीडियो में उनको कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कल मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। अभी आज तो आप यही सब एक बार देख लेना, अलग